नमस्कार, खास करके में आपका स्वागत है। मैं हूं विनोद कुमार। दर्शकों, गरीब गुरबा जो लेबरर्स हैं उनकी तो जमा पूंजी होती है, पीएफ ही होता है। और अक्सर हमने देखा है यूटी से पहले, जब तक यूटी नहीं बनी थी, तब से कहीं ना कहीं गरीब गुरबा अपने ही पैसे के लिए संघर्ष करता रहता था। लेकिन आज स्थितियों में बदलाव हुआ है और इस वक्त जो हमारे मेहमान हैं रिजवानुद्दीन है, रीजनल कमिश्नर है ईपीएफओ जम्मू कश्मीर और लद्दाख। वेल, सबसे पहले मैं आप ही से सुनना चाहूंगा, आप ही के मुंह से, कितना बदलाव आपको लगता है और कितनी गुंजाइश अभी और भी है? देखिए, ईपीएफओ नवंबर 2019 से यहाँ पे आया है। मुझसे पहले यहाँ प्रशांत जी मेरे बैचमेट ही हैं, पीएफ कमिश्नर रहे और उन्होंने एक अलग जगह की बहुत अवेयरनेस कैंपेन्स किया उन्होंने। उसके बाद जुलाई 2021 से मैं आया हूं, तो हमारे पास रियल वर्क जो था, क्लेम सेटलमेंट और सर्विसेज जिसको हम कहते हैं सर्विस डिलीवरी, ऑनलाइन तरीके से हम लोग जो सेवाएं दे रहे हैं ईपीएफओ की, वो शुरू हुई। और कई फोकस एरिया भी हमको रखने पड़े क्योंकि हम लोग काफ़ी चैलेंजिंग सिनेरियो में काम कर रहे हैं। यहाँ पे कोविड भी आप देख रहे हैं, कोविड भी है और एक टीम है जो हमारी एक लिमिटेड नंबर ऑफ मैन पावर के साथ हम काम कर रहे हैं, जो कि सेंट्रल ईपीएफओ जिसको कहते हैं, यहाँ पे ईपीएफओ ऑर्गेनाइजेशन है। लोग अलग अलग शहरों से आए यहाँ पे, अलग अलग कल्चर से, वर्क कल्चर सबका अलग अलग है। उनको एक साथ एक ही वर्क कल्चर में पिरोना और कस्टमर सेंसिटिविटी को यहाँ पे लेके आना कस्टमर्स के लिए हमारा चैलेंज था, क्योंकि बहुत सा डेटा इनकम्प्लीट हमारे पास आया है, मेंबर्स का नाम नहीं था। लेकिन अब जब ऑनलाइन सेवाएं हो गई तो आपके अपने लोग, मीडिया के लोग भी, उनके भी लोग आते हैं और खुद आके देख रहे हैं यहाँ पे कि किसी का भी कोई डिटेल हमने चेक करना है। ऑनलाइन सिस्टम है हमारा, बहुत आराम से MIS मैं ओपन करता हूँ अपना, और डिटेल कोई अगर पूछता है तो यूनिवर्सल अकाउंट नंबर एक हमारा है, उसके माध्यम से उनके अकाउंट में क्या क्या गतिविधियाँ हुई, क्लेम ट्रांसफ़र, क्लेम से रिलेटेड, उनके KYC से रिलेटेड, या उनका कोई भी काम होता है वो हम उसको बैलेंस, उनको अगर चेक करने में दिक्कत आ रही है या आप अपना नॉमिनेशन करने में कोई दिक्कत आ रही है या एक्टिवेशन का कोई इशू, वो सारी चीज़ें हम व्हाट्सएप और के माध्यम से सॉल्व करते हैं। और यहाँ पे अगर कोई आ जाता है तो उसको हम सामने ही तुरंत, मैं पर्सनली मैं खुद चेक कर लेता हूँ। तो ये जो ऑनलाइन सेवाएं ईपीएफओ की हैं, ये एक लैंडमार्क परिवर्तन कहेंगे कि जेके ईपीएफओ का काम जो था वो मैनुअल प्रोसीजर से होता था। तो जितने क्लेम वो एक महीने में करते थे, यहाँ पे मुझे जो बताया गया, उतना हम काम एक दिन में कर देते हैं। अभी ये बदलाव हुआ है। रिजवान साहब, क्या जी त्रुटियां क्या थी पहले सिस्टम में, क्या त्रुटियां थी? हमने अक्सर देखा है पीएफ ऑफिस के बाहर प्रोटेस्ट हुआ करते थे, लोग चिल्लाया करते थे, कुछ लोग जिनके घरों में शादियां थी, कुछ लोग जो बीमार होते थे, उनको टाइम पे क्लेम नहीं मिल पाता था। आपको क्या लगता है, क्या कारण? ये तो सर पुराना है मामला। इसमें इसके कारण यही थे क्योंकि सिस्टम ऑनलाइन नहीं था, ट्रांसपेरेंसी का शायद उसमें उतना इशू रहा होगा कि बहुत मैन डिपेंडेंट होता है। अब जब सिस्टम कोई ऑनलाइन होता है तो जैसे ही कोई क्लेम करता है, वो एक सिस्टम ड्रिवन मैकेनिज्म के थ्रू काम होता है। अगर किसी ने अपना क्लेम सिस्टम में डाल दिया तो उसको प्रोसेस होना ही होना है, इधर वो रिजेक्ट होगा या वो आगे बढ़ेगा, सेटल होगा। तो उसमें अगर कोई कमी है तो उसका भी ट्रैक होता है, अगर रिजेक्ट हो रहा है तो उसका भी रीज़न होता है, लोगों को जस्टिफिकेशन देना होता। तो मैंने यहाँ पर आके अपने लेवल पे ये देखा कि कई ऐसे कारण थे जो फ्लिमजी कारण थे, उन कारणों से लोगों के क्लेम ना लौटे और लोगों के बेसिक डिटेल्स हम कंप्लीट कर लें। एक उसमें से हो गया जॉइंट डिक्लेरेशन फॉर्म, जिसमें कि फादर्स नेम अपडेटेड नहीं है या डेट ऑफ बर्थ वगैरह या कोई ऐसी चीज़, या मेंबर का नाम करेक्ट नहीं है, तो इस वजह से, और वो आधार से वेरीफाई नहीं हो पा रहा है डिटेल, तो वो सारे डिटेल्स हम करेक्ट कर लेते हैं बहुत फास्ट ट्रैक मैनर पे। इसमें कुछ इश्यूज थे, अभी कश्मीर में थोड़ा सा काम पेंडिंग था, लोग छुट्टी उट्टी पे गए हुए थे, तो उसके लिए पर्सनली मॉनिटर करके हमारे RC2 हरिंदर जी को बोला मैंने, और उनके जो भी सहयोगी हैं साथ में काम करने वाले, उन लोगों ने सैटरडे को बैठ के काम अपने रूम से ही किया, क्योंकि वहाँ पे ठंड बहुत ज़्यादा है, लेकिन वो काम कंप्लीट हो गया आज की डेट में। तो अब जॉइंट डिक्लेरेशन का भी इशू नहीं है। मैं ये रिक्वेस्ट करूँगा हर मेंबर से कि वो अपना KYC ज़रूर कंप्लीट करा लें ऑनलाइन फैसिलिटी लेने के लिए। KYC अपडेट होना बहुत ज़रूरी है, उसमें बैंक अकाउंट, आधार, पैन और मोबाइल नंबर, ये 4 चीज़ें अपडेट कर लें। हमारे यहाँ बैंक अकाउंट अभी बहुत थोड़ा सा पीछे चल रहे हैं हम लोग नेशनल एवरेज से, और आधार में भी थोड़ा पीछे हैं हम लोग जम्मू कश्मीर में। तो ये मैं सभी
नियोक्ताओं से निवेदन करूंगा और सभी कर्मचारियों से कि वो तुरंत अपना KYC पूर्ण कर लें ताकि उनको ऑनलाइन सुविधाएं मिल सके। और साथ ही ई नॉमिनेशन का जो हमारा काम चल रहा है उसमें हम लोग टारगेट भी हमने लगभग 80% जम्मू में भी अचीव कर लिया, श्रीनगर में ऑलमोस्ट पूरा है, लेकिन अभी बहुत से वर्कर्स ऐसे हैं जिनका ई नॉमिनेशन नहीं हुआ है, तो ये भी काम पूरा करवा लें ताकि आपको आने वाले समय में नॉमिनेशन की वजह से क्लेम सेटलमेंट में कोई दिक्कत ना आए। जी रिजवान साहब, कितनी एस्टेब्लिशमेंट ट्रांसफर हो चुकी हैं सेंट्रल? अभी हमारे पास लगभग 11,900 एस्टैब्लिशमेंट्स ऐसी हैं जो ट्रांसफ़र हो गई, जिसमें 4,24,000 के करीब अकाउंट्स हैं और लगभग 350 मैनुअल एस्टैब्लिशमेंट जिनको उन्होंने डिजिटाइज करना है वो अभी पेंडिंग है। जी जी। तो ये कितना टाइम लगेगा कि सारी चीज़ें स्ट्रीमलाइन हो जाएंगी, ट्रांसपेरेंट हो जाएंगी? देखिए, अब अधिकतर काम तो आज की डेट में ट्रांसपेरेंट हो ही गया है। ये जो बाकी 350 एस्टैब्लिशमेंट है ये JK EPFO की टीम पे डिपेंड करता है, उनके कमिश्नर हैं वो इसको मॉनिटर कर रहे हैं, तो वो मुझे नहीं लगता कि बहुत अधिक समय लगेगा, 1-1.5 महीना लगना चाहिए, 1 महीना 1.5 महीना, वो डिपेंड करेगा किस स्पीड से और किस प्रकार की एस्टैब्लिशमेंट्स हैं, तो ये वो लोग बता सकते हैं। लेकिन कोशिश ये रहेगी कि हम भी चाहेंगे कि जल्दी से जल्दी ये ट्रांजिशन कंप्लीट हो ताकि सभी लोगों को हम बेहतरीन सेवाएं दे सकें। जी। कभी अभी भी इस तरह की शिकायतें आ रही हैं कि कुछ लोगों को टाइमली उनका PF नहीं मिल रहा है जिनको ज़रूरत हो? नहीं, शिकायत ज़रूर आती है, लेकिन जब शिकायत आती है, देखिए काम होता है तो क्योंकि वर्कलोड हमारे पास बहुत ज़्यादा है तो थोड़ा सा डिले हो जाता है, कई बार थोड़ा डिले हम अभी भी, लेकिन हम विदिन 10 डेज़ हम ले आए हैं अपने क्लेम्स को। अब हमारा प्रयास है कि 10 दिन से ऊपर क्लेम कोई भी नहीं रहे, तो ये हम लोग कोशिश करके 10 दिन के अंदर में ले आए, धीरे धीरे इसको और सुधारेंगे। और जो हमारे पास अप्रोच कर लेता है तो फिर हम उसको कोशिश करते हैं कि जितनी भी उसमें कमियां हों उसको अपने लेवल पे प्रोएक्टिव अप्रोच लेके एम्प्लॉयर से बात करके या कोई भी कमी होती है उसको पूरा कराया जाता है। और जो जैसे डिटेल्स पूरे नहीं हैं, बैंक अकाउंट में कोई डिफरेंस है, तो वो हम फ़ोन करके कई जगह मुझे याद है कि मैंने एक पहला जो पेंशन केस हमारा हुआ है JK बैंक को रिक्वेस्ट करके बच्चों के अकाउंट सेम डे खुलवाए थे। वो पेंशन क्लेम लौटाने के लिए मेरे पास पुटअप हुआ था, लेकिन उसको हमने बैंक से किया और वहाँ उनकी टीम बहुत अच्छा काम कर रही, JK बैंक ने, उनके अधिकारियों ने मेरी बात को सुना और सेम डे अकाउंट खोल के दिया, तो अगले दिन फिर हमने वो पेंशन प्रोसेस की। तो इस तरीके की चीज़ें होती हैं जो जिसमें हमने कोई बड़ा काम नहीं करते, हम तो वी आर हेयर फॉर दैट ओनली, ये सेवा देने के लिए हम लोग बैठे हैं। तो हमारा व्हाट्सएप नंबर है 6006567049। ज़्यादातर कंप्लेंट्स इस पे दे सकते हैं लोग, ताकि ये मैं खुद मॉनिटर करता हूँ, तो अगर इस पे कोई बात आ जाती है तो वो हम कोशिश करते हैं कि इसको रिड्रेस करें। जी। रिजवान साहब, आपके व्हाट्सएप पे कितनी कॉल्स या मैसेजेस आते होंगे? क्या इसमें लगातार इजाफा हो रहा है, लोग अवेयर हो रहे हैं? क्योंकि ये मजदूर तबका रहता है, ज़्यादा जानकार नहीं, ये बिल्कुल व्हाट्सएप मैसेजेस हमारे 150-200 भी आ जाते हैं पर डे, काफ़ी मैसेजेस आ रहे हैं धीरे धीरे। ये आप लोगों का, मीडिया का इसमें बहुत बड़ा रोल है, न्यूज़पेपर्स का, यहाँ के मीडिया ने, जिस तरह यहाँ के लोग बहुत पॉजिटिव हैं, रिस्पॉन्सिव हैं। आपको मैं एक बहुत आपकी जानकारी के लिए बताना चाहूँगा कि केवल मेरे एक मेल से, पर्सनल मेल, मैंने लेटर लिखा है श्रीनगर की, हमारी जो अकाउंट 2 एक होता है एडमिनिस्ट्रेटिव अकाउंट, उसकी इनकम मई और जून में 23 लाख और 25 लाख थी। आज वो दिसंबर में 50 लाख हो गई, डबल हो गई है अकाउंट 2 एडमिनिस्ट्रेटिव, जिसमें कि मैंने कोई अधिकारी फील्ड में नहीं भेजा, केवल एक कॉल सेंटर बनाया। और हमारा फोकस एरिया मेरा पर्सनली रहता है कि हम एडमिनिस्ट्रेटिव अकाउंट को जितना ज़्यादा हम इम्प्रूव कर सकते हैं, क्योंकि अगर वो बढ़ता है तो कंट्रीब्यूशन बढ़ता है, मेंबर्स बढ़ते हैं और डिपार्टमेंट की इमेज भी इम्प्रूव होती है उससे, कि लोगों को सोशल सिक्योरिटी, अधिक से अधिक लोग सोशल सिक्योरिटी से जुड़ते हैं, तो वो इनकम बढ़ी। जम्मू की भी इनकम 56 लाख, 57 लाख, 58 लाख ऐसे रहती थी, ये बढ़कर अभी 76 और 75 लाख रिस्पेक्टिवली, नवंबर में 76 लाख था और दिसंबर में कुछ अमाउंट अभी भी अवेटेड है जो बैंक से क्लियरेंस बाकी है, लेकिन 75 लाख की मार्क को हमने जम्मू में भी टच कर लिया। तो एडमिनिस्ट्रेटिव अकाउंट जो है हमारा, तो एक बड़ा, ये मैं कहूँगा कि उपलब्धि इसको कहा जा सकता है कि हमारी टीम्स जो काम कर रही हैं टेलीफोन पे और मेल्स के थ्रू, मेरे कुछ अधिकारी ऐसे हैं जो IT में उनका अच्छा कमांड है और इसमें वो बल्क मेलिंग जो कर देते हैं, उससे हम लोग काफ़ी मतलब इसका फ़ायदा उठा पा रहे हैं। और मीडिया में खासकर मैं आपके चैनल गुलिस्तान न्यूज़ का बहुत बहुत आभारी हूँ कि आपका तीसरा ये एक इंटरव्यू मैं देख रहा हूँ कि इंटरव्यू और जो भी अवेयरनेस प्रोग्राम है,
ये चैनल्स बर्फ और कोविड के समय में, जब बर्फबारी हो रही हो और कोविड हो, तो ये दूरदर्शन या टीवी और एक बहुत बड़ा माध्यम होता है। और आपका चैनल जब मासेस तक पहुंचेगा तो मुझे उम्मीद है कि लोग अपना ई नॉमिनेशन और केवाईसी कंप्लीट करेंगे। और जो एम्प्लॉयर पैसा नहीं भर रहे हैं उनसे मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि कृपया अपना पेंडिंग पीएफ का जो भी पैसा अभी पेंडिंग है उसको समयबद्ध तरीके से जमा करें, ताकि आपको डैमेजेस और इंटरेस्ट की लायबिलिटी ना आए। जी रिजवान साहब, पेंडेंसी में भी थोड़ी कमी जरूर आई होगी जिस रफ्तार से आप काम कर रहे हैं। जी बिल्कुल, बहुत से ऐसे एस्टेब्लिशमेंट जिन्होंने एक महीने में 10-10, 15-15 लाख रुपए भी जमा किए हैं, पिछले कई महीनों का पैसा जमा किया। धीरे धीरे अभी हमें इस पर और काम करना है मुझे लगता है, क्योंकि मेरे पास अभी जो मैन पावर है वो सभी लोग हमने सेवाओं में, जो सर्विसेज सेक्टर है यानी क्लेम सेटलमेंट, उसमें अधिकतर लोगों को लगाया हुआ है। और ये जॉइंट डिक्लेरेशन, तो इस काम में ज़्यादातर लोग लगे हैं। कंप्लायंस के फॉलोअप के लिए हमने आउटसोर्स वर्कर्स हैं हमारे, जो प्लस हमारे कुछ इन्फोर्समेंट ऑफिसर्स हैं जो मेल करते हैं या फ़ोन करते हैं लोगों को और उनको सचेत करते हैं कि आप जमा करिए अपना पैसा, आउटस्टैंडिंग जो भी है। तो उसके माध्यम से ये काम चल रहा है। जी, कुछ लोग आउटस्टैंडिंग जमा नहीं करवाते हैं, कुछ लोग एम्प्लॉइज की संख्या को हाइड रखते हैं, इन पर किस तरह से कार्रवाई की जाती है? देखिए, ये वाली कार्रवाई अभी हम, क्योंकि हमारे कुछ नोटिफिकेशंस पेंडिंग है कुछ सेक्शंस के गवर्नमेंट की तरफ से, तो वो हमने रिक्वेस्ट किया है अपने हेड ऑफिस को। वहाँ से जैसे ही ये नोटिफिकेशंस हो जाएंगे तो हम दो तरीके से, एक तो सेक्शन 7A में जहाँ भी हमें कंप्लेंट मिलती है तो धारा 7A बोलते हैं उसको, सेक्शन 7A के तहत क्वासी जुडिशियल प्रोसीडिंग्स करते हैं हम लोग, और उसमें ये सारी जो कमियां होती हैं इनको इन पे काम किया जाता है। असेसमेंट होता है, असेसिंग अफसर उसको हियरिंग करने के बाद एविडेंस देखकर, जो भी एविडेंसेस प्रोड्यूस किए जाते हैं उसके बेसिस पे वो जजमेंट देते हैं या ऑर्डर्स निकालते हैं, तो उसके आधार पे लोगों का मेंबरशिप बढ़ाया जा सकता है। बाकी हम एक दूसरा हमारा मेथोडोलॉजी है कि परसुएसिव तरीके से, जहाँ तक मैं गया हूँ, मैंने प्रिंसिपल एम्प्लॉयज़ की बहुत सी मीटिंग ली, संगलदान में और भी जगह हैं, जैसे श्रीनगर में मैं गया, गुलमर्ग तक में मैंने मीटिंग ली है। प्रिंसिपल एम्प्लॉयर्स को के माध्यम से हम जितने भी ठेकेदार हैं उनकी जो कमियां हैं या कोई मेंबरशिप अगर एवेजन है तो उसको बढ़वाते हैं, उसको ठीक करवाते हैं। जहां भी इनफॉर्मल या फॉर्मल तरीके से हमको कोई इनपुट मिलता है तो हम सीधे डायरेक्ट बात करके एम्प्लॉयर्स को भी बोलते हैं कि इसको सुधारिए, आपके यहाँ ये कमी है। या कोई ड्रॉप इन मेंबरशिप है तो वो उसको भी हमारा सिस्टम एनालाइज करता है, हमारा सिस्टम थ्रो करता है कि ये इसमें एक सिग्निफिकेंट ड्रॉप है, तो उसके लिए हम फिर इंस्पेक्शन वगैरह भी करा सकते हैं उसका आने वाले समय में। जी रिजवान साहब, ईपीएफओ और एम्प्लॉयर्स के बीच में ब्रिज की भूमिका कौन निभाता है? देयर इज़ नो मिडल मैन, कोई बीच की भूमिका नहीं होती है यहाँ पे, और हम डायरेक्ट मैं ब्रिज की भूमिका, ब्रिज के लिए देखिए आप, जैसे एक ब्रिज है, आप एक माध्यम हो सकते हैं आपके थ्रू, और मीडिया है या हमारे बाकी ये है कि हमारे वर्कर्स जो यहाँ पे, जिनकी हम निधि आपके निकट में या अन्य माध्यमों से जिनके भी हम काम समय पे कर देते हैं, तो वो हमारे ब्रांड एम्बेसडर्स होते हैं। आपके गुरमेज संधू जी खुद अपना पीएफ का बैलेंस यहाँ देख के गए और उन्होंने एक वीडियो बना के दिया जिसको हमने सोशल मीडिया पे भी शेयर किया। उन्होंने जो भी फील किया, वॉट एवर दे आर फीलिंग, एम्प्लॉयज़ जो फील करते हैं वो हम चाहेंगे कि वो जो फील कर रहे हैं, अगर कुछ नेगेटिव है वो भी बताएं और पॉजिटिव भी है। मैं चाहूँगा अधिक से अधिक लोग सोशल मीडिया पे जाकर ईपीएफओ के बारे में जो भी उनकी फीलिंग्स हैं ज़रूर बताएं। हम अपनी कमियों को सुधारने की कोशिश करेंगे। और मैं बताऊं कि मेरी टीम जो यहाँ पर है वो काफ़ी अच्छा काम करने की कोशिश कर रही है। वो लोग सुबह कुछ अपने हिसाब से शिफ्ट में भी आते हैं ताकि हमारा कोविड से भी बचाव हो। शाम को भी लोग आते हैं, कुछ बीच में भीड़ हम नहीं करते हैं ऑफिस में, और उनके लिए काढ़े की भी व्यवस्था है यहाँ पे। कुछ हम आपस में मिल के चाय वगैरह भी अरेंज करते हैं, या सैटरडे तो हम लोग लंच भी प्रोवाइड करते हैं लोगों को, सैटरडे भी आ जाते हैं कुछ लोग। तो यहाँ के जो लोकल वर्कर्स हैं वो भी, मैं कुछ लड़के बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। अभी मेरे साथ प्रणव गुप्ता जी हैं, संजीव कुमार हैं, एक संजीव एसएसए हैं, हमारे कमिश्नर्स हैं मिस्टर मिश्रा और हरिंदर जी। ये सारे अधिकारी और कंचन मेरी जो पर्सनल पीए हैं, उन्होंने यहाँ पे बहुत कुछ सीख लिया है और बहुत अच्छे से लोगों को एड्रेस करते हैं। पीआरओ में दो हमारे कर्मचारी ऐसे हैं, अर्चना जी और भानुप्रिया, जो उनको मैं कहूँगा कि
सबसे पहले पब्लिक को वही लोग हैंडल करते हैं और बहुत बखूबी, बहुत अच्छे, और उनके बारे में मुझे पब्लिक के फीडबैक बहुत अच्छे आए हैं कि बहुत अच्छे से कम्युनिकेट करते हैं वो लोग। तो ये सारे लोग, बाकी हमारे और कर्मचारी हैं, सभी बढ़िया काम कर रहे हैं। सबका मैं नाम नहीं ले पा रहा हूँ समय की कमी को देखते हुए। जी जी, पब्लिसिटी के एंड पर आपके पास पैसा रहता है कि आप प्रचार कर सके, लोगों को अवेयर कर सके, जो आपके एम्प्लॉयज़ हैं, जो आपके पास जिनका पीएफ कटता है। हाँ, वो पब्लिसिटी का भी एक हमारा बजट होता है, एक लिमिटेड बजट ही होता है, बट ठीक है, वो हम लोग उसके लिए बहुत से हमने स्टडीज़ और ये सब हम कर रहे हैं। जी, वो हम करेंगे। डू यू थिंक कि आप डू यू थिंक कि कभी अवेयरनेस कैंप्स लगाने की ज़रूरत है किसी इंडस्ट्रियल एरिया में जाकर? ज़रूर, और उससे भी लोग अवेयर जी बिल्कुल, मैं करता रहता हूँ इसको। अभी मैंने कठुआ में जाके किया एक प्रोग्राम, अभी वहाँ पे 2 प्रोग्राम्स किए थे। तो हम लोग पूरी टीम हमारी जाती, कभी हमारे इंडस्ट्रियल एरिया में यहाँ पे हुआ, तो हम इसकी नीड तो है ही है, रेगुलरली करेंगे। हम जब भी बाहर निकलते हैं तो ये काम करते ही हैं। जैसे श्रीनगर में जाके इसकी बहुत अवेयरनेस की ज़रूरत है, कश्मीर क्षेत्र में हमने वहाँ पे काम किए हैं, और वहाँ भी जब भी हम जाते हैं तो मीडिया का भी सपोर्ट लेते हैं। केवल अवेयरनेस आपके माध्यम से बहुत, जैसे अब आप के माध्यम से हम बात कर रहे हैं, तो ये सब जगह पहुँचेगी ये बात। तो ये तो हम कर ही रहे हैं, और कैंप्स भी हम लगाते रहते हैं समय समय पर। ई नॉमिनेशन के भी हमने कुछ कैंप्स लगाए हैं। अब इशू ये है कि ये ऑफिस में ही हमारे पास इतना काम का प्रेशर होता है कि थोड़ा सा समय का यहाँ पे अभी, क्योंकि ये एक स्टैब्लिश्ड ऑफिस नहीं कहूँगा मैं, एक हमारे जैसे रेगुलर ऑफिस हैं जो वेल स्टैब्लिश्ड हैं, ऑफिस नहीं है। दिल्ली हो गया या छोटे जैसे चंडीगढ़ हमारा ऑफिस है, ये सब अमृतसर है, ये सब पहले से सारी चीज़ें स्ट्रीमलाइंड हैं वहाँ पर। तो इसलिए थोड़ा सा हम लोग इसको कहेंगे कि हमारे पास समय का थोड़ा सा वो रहता है। तो मैं लेकिन कोशिश करता हूँ कि शाम को देर तक हम बैठते हैं, जो भी व्हाट्सएप पे मैसेज आए होते हैं दूर दराज के, उनको मैं पर्सनली शाम को देखता हूँ 6 बजे के बाद, और लगभग 8 बजे तक तो मैं बैठता ही हूँ यहाँ पे। बाकी भी हमारे टीम मेंबर्स जो शाम की शिफ्ट में आते हैं वो अच्छे से काम कर रहे होते हैं उस वक्त। तो ये आप कभी आगे, मैं चाहूँगा कि पब्लिक ऑडिट भी करें, पब्लिक आके देखें यहाँ पे कि कैसे काम होता है इस ऑफिस में। जी जी, रिजवान साहब, ये बात रही टनल के इस पार। टनल के उस पार की बात करें, वहाँ पे हालात कुछ और ही हैं, थोड़े से डिफरेंट हालात हैं। वहाँ पे किस तरह की दिक्कत आपको पेश आ रही है? देखिए, मुझे दिक्कत कुछ नहीं आई है, कुछ ये है कि लोग थोड़ा सा वहाँ पे मुझे लगा कि एक आध बार कोशिश की कम्युनिकेशन करके, कुछ एस्टैब्लिशमेंट, कुछ सेक्टर्स हैं जैसे होटल इंडस्ट्री के लोग हैं, अभी सारे नहीं, कुछ ने सुधार किया है, कुछ को धीरे धीरे समय लगेगा। कोई दिक्कत मुझे ऐसी महसूस नहीं हुई, क्योंकि हम जब आप सीधे ट्रांसपेरेंट और आप स्ट्रेट फॉरवर्ड वे में जब काम करते हो तो लोग उसको समझते हैं। और अगर आप कंसिस्टेंटली और फर्म वे में काम करना चाहते हो तो लोगों को ये मैसेज ज़रूर रहता है कि इस पे वैधानिक रूप पे भी कार्रवाइयाँ हो सकती हैं। तो हम उस मामले में हम बिल्कुल दृढ़ हैं कि हम वर्कर्स के लिए हम कुछ भी, जो भी लॉ विद इन लॉ हम कार्रवाई कर सकते हैं, हम करेंगे आने वाले समय में। तो हम पहले कम्युनिकेशन पे बिलीव करते हैं, और कम्युनिकेशन अगर आपका फर्म है तो लोग समझते हैं, तो ऐसी कोई दिक्कत है नहीं वहाँ पे। थोड़ा सा, बल्कि ई नॉमिनेशन में मैं आपको कहूँगा कि कश्मीर हमारा जो है जम्मू से आगे निकल गया है। जो हमारा टारगेट हमें मिला था उसमें कश्मीर ने ई नॉमिनेशन का काम अच्छा किया है। पीएफ भरने में भी उन्होंने काफ़ी सुधार, मैंने कहा ना आपको कि 25 लाख इनकम जून में जो थी जिस अकाउंट की एडमिनिस्ट्रेटिव, उसमें डबल हो गई 50 लाख दिसंबर में। और इस महीने भी हम मॉनिटर करेंगे, अभी भी 13-14 लाख रुपए जमा कर चुके हैं वहाँ पे लोग अभी तक, वो आगे और बढ़ेगा। तो धीरे धीरे ज़रूरत है कम्युनिकेशन के थ्रू, आपके चैनल्स के थ्रू लोग आगे बढ़ के पीएफ भरेंगे, ज़रूर भरेंगे, क्योंकि उनको पेंशन का राइट मिला है, इंश्योरेंस का राइट मिला है अभी ईपीएफओ के आने से। इंश्योरेंस में भी 7 लाख मैक्सिमम इंश्योरेंस है। तो ये वर्कर को जब पता चलेगा तो वर्कर अपने राइट के लिए खुद भी आवाज़ उठाएगा। रिजवान साहब, कश्मीर में नई रजिस्ट्रेशन कितनी हुई है? जो पहले जिन्होंने रजिस्टर नहीं किया था, जिन्होंने हाइड रखे थे एम्प्लॉइज, कुछ बैड फैक्ट्रीज है। हाँ जी, देखिए 3544 एस्टैब्लिशमेंट्स हमारे पास, सॉरी 2335 एस्टैब्लिशमेंट हैं कश्मीर में। और नए कवरेज कितने हुए होंगे उसमें? ये लगभग 2000 के करीब न्यू कवरेज हुए होंगे जी। नहीं, ये तो इन्होंने तो, ये तो चालान भर रहे हैं। एग्जैक्टली जो है वो मेरे पास अभी इस्टेब्लिशमेंट नहीं है, मैं आपको इसको रिवर्ट बैक करूंगा। हाँ, लेकिन काफ़ी संख्या में पर मंथ लगभग 50-60 एस्टेब्लिशमेंट जुड़ जाते हैं हमारे साथ।
ऐसा है, ये मैं देख रहा हूँ। तो जी रिजवान साहब, मैं ये जानना चाहूँगा कि जब कोविड पीक पर था तो आपने अपने से भी इनकी एम्प्लॉयर्स की इंस्टॉलमेंट भरी थी, वो कितना खर्चा यूटी जम्मू कश्मीर और लद्दाख में आया था? ये ईपीएफओ ने नहीं, ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने भरा है, ABRY स्कीम। तो इसमें लगभग 7 करोड़ के करीब, 7 करोड़ जम्मू में और श्रीनगर में भी 4 करोड़ 5.5 करोड़ के करीब हमने ये पैसा 26 तो श्रीनगर में 26,646 इस्टेब्लिशमेंट्स को ABRY का बेनिफिट मिला है 1 नवंबर 2020 से लेकर 31/12/2021 तक। और ऐसे ही 7 करोड़ 27 लाख का बेनिफिट 45,042 मेंबर्स ने अवेल किया 2,494 इस्टेब्लिशमेंट्स में। तो ये बेनिफिट इन लोगों ने लिया है। रिजवान साहब, लद्दाख भी आपकी जुरिडिक्शन में आता है, तो लद्दाख का क्या स्टेटस है, वहाँ क्या सिचुएशन है? जी, लद्दाख में अभी थोड़ा सा है हमें काम करने की ज़रूरत लद्दाख में, लेकिन यह है कि हमारे पास एडमिनिस्ट्रेटिव अकाउंट में 1 लाख रुपए जमा होता है और लद्दाख में 105 इस्टेब्लिशमेंट्स ऐसे हैं जो चालान भर रहे हैं, हमारे पास ECR भर रहे हैं और टोटल ECR अब तक इन्होंने 1,222 जमा कर दिए हैं। तो मतलब 105 ऐसे यूनिट्स हैं जो PF भरते हैं वहाँ पे। इसमें थोड़ा सुधार की गुंजाइश हो सकती है क्योंकि वो रिमोट एरिया है और हमारे पास वहाँ पे केवल एक इन्फोर्समेंट ऑफिसर हैं और एक SSA हैं। तो वहाँ पे भी मैंने दूरदर्शन में जाके और रेडियो लद्दाख के थ्रू मैसेज दिया, तो वहाँ पे आपकी बात अगर पहुँचती होगी तो ज़रूर कुछ लोग आगे बढ़ के आएंगे। कुछ स्कोप है काम करने का, उसको देखा जाएगा, उसमें भी हम कुछ इनपुट्स लेके लोगों को लगातार हमारी टीम फॉलोअप करती है PF भरने के लिए वहाँ से, तो वो आगे बढ़ेगा काम। वहाँ पे कुछ होटल्स हैं जो आगे बढ़ के PF का बेनिफिट दे सकते हैं और पिछले भी कुछ दिनों में हमारे पास 4-5 यूनिट तो ऐसे हैं जो नए कवरेज लिए हैं उन्होंने पिछले 1-1.5 महीने में। नए होटल्स हमारे साथ कवर्ड हुए हैं। स्कूल्स हैं बहुत से जो रह गए हैं, उनको भी अवेयर हमने किया। कारगिल में जाके पर्सनली मैंने मीटिंग किया था, लद्दाख में भी मीटिंग किया है। तो आगे बढ़ेंगे वो लोग धीरे धीरे। जी रिजवान साहब, ये एरिया ऑलमोस्ट कटा रहता है 6 महीने तक, वो भी एक दिक्कत का कारण है। हाँ, वो एक थोड़ा सा रीज़न तो है ही है कि लोग अभी जैसे वहाँ पे ऑलमोस्ट सारे काम बंद ही हैं, लेकिन ऐसा नहीं। अब आज IT के ज़माने में कम्युनिकेशन तो हम कर ही सकते हैं थ्रू टेलीफोन, थ्रू व्हाट्सएप, थ्रू मेल्स और मीडिया के थ्रू। तो लोग जो जहाँ तक हमें कोई भी एक्टिविटी है अगर, तो बहुत से गवर्नमेंट के भी वर्क्स चल रहे हैं वहाँ पे। तो जैसे NHIDCL से मैंने पर्सनली मीटिंग लेके उनको प्रेरित किया कि जो भी लोग छूटे हुए हैं उनको PF में आगे लेके आएँ। तो ये चीज़ हम आगे और फॉलो अप करेंगे दोबारा से। थोड़ा सा यहाँ फोकस एरिया जो है अभी जम्मू कश्मीर में ज़्यादा रहता है, लेकिन लद्दाख को भी हम बराबर से देखेंगे क्योंकि वो एक बहुत महत्वपूर्ण एरिया है। रिजवान साहब, एक और चैलेंज है इस वक्त, आप देख रहे हैं कि 3rd वेव जारी है। ऐसे में आपने सर्विस भी देनी है, सर्विस को भी देखना पूरा, और ये भी देखना है कि कोई SOP वायलेट, तो किस तरीके से आप ऑफिस में अपना काम करते हैं? देखिए, हम लोग सबसे पहले तो हमारे ना 3 शिफ्ट में हम काम कर रहे हैं। तो जैसे सुबह में बहुत कम लोग आते हैं, ज़्यादा नहीं, 5-6 लोग सुबह आ गए हमारे, उन्होंने काम किया, वो अपना निकल जाते हैं। फिर बीच में एक 9 बजे 9:15 बजे जो है, 9:30 9:15, वो एक नॉर्मल शिफ्ट के लोग आते हैं। और उसमें मैंने कई ऐसे जिनकी एज प्रोफाइल देखते हुए कई लोग अभी वर्क फ्रॉम होम काम कर रहे हैं। ठीक है, तो वर्क फ्रॉम होम में हमने काम दे दिया, कुछ ऐसे वर्क को ऐसे डिवाइड कर दिया कि जो घर से हो सकते हैं वो वाला काम दिया। हालांकि हमारे जो क्लेम्स हैं वो हम नॉर्मली ऑफिस में आके ही कर पाते हैं और कुछ लोग छुट्टी पे भी गए हुए हैं। तो इस तरीके से हैं। 1-2 लोग यहाँ पे कोविड पॉजिटिव भी पाए थे पीछे, उन्होंने अपने टेस्ट कराए थे, तो वो अभी वर्क फ्रॉम होम कर रहे हैं। बाकी कल हमारे यहाँ टेस्टिंग हुआ था गवर्नमेंट की तरफ से, तो उसमें अभी आप देखिए कि कोई भी व्यक्ति पॉजिटिव नहीं पाया, सभी लोग नेगेटिव थे। तो ये बहुत अच्छी बात है क्योंकि हम इस तरह से स्कैटर्ड होकर जब काम करते हैं 3 शिफ्टों में कर देते हैं, तो वैसे ही सोशल डिस्टेंसिंग होती है। मास्क हमने प्रोवाइड किया है, सैनिटाइजर्स हम दे रहे हैं लोगों को, प्लस काढ़ा एक चीज़ होती है जो ऑफिशियली हम लोग बनवाते हैं सबके लिए। मैं ये जानना चाहता था, पर्सनल सवाल, आप साइकिलिंग करते हैं, क्या वजह है? आपके पास गाड़ी भी है सरकार की दी हुई, उसके बावजूद भी आप ऑफिस साइकिल पे आते हैं? देखिए, कोविड से अगर हम एक मैसेज लें तो आप देखिए, कोविड को अगर टैकल करना है तो आपको इम्यूनिटी पे काम करना बहुत ज़रूरी है। और मैं तो ये पहले से, हेल्थ और एनवायरनमेंट मेरा एक क्लोज, बहुत ही दिल के करीब एक सब्जेक्ट रहा है। मेरे दोस्त जो इस माह में रिटायर हो रहे, सुभाष शर्मा मेरे बैचमेट हैं,
पीएफ कमिश्नर, वो हेडक्वार्टर्स में है दिल्ली में। एक बार बातों बातों में उन्होंने कह दिया कि अगर थोड़ा सा लगता था कि भाई हेल्थ पे इशू आ रहे हैं, ये आज से 8-10 साल पहले की बात है, तो उन्होंने कहा कि अगर फिट रहना है तो साइकिलिंग करना चाहिए, वो सबसे अच्छी एक्सरसाइज है। और वो मैंने रियली एक्सपीरियंस किया है हर तरह से। मैं 600 किलोमीटर भी राइड कर चुका हूँ। मैं सुपर रैंडोनर एक खिताब होता है वो भी मैंने अचीव किया है, एक ही सीज़न में 200, 300, 400 और 600 किलोमीटर की राइड करके। तो साइकिलिंग एक ऐसी चीज़ है जो कोविड जैसे बीमारी के लिए सबसे सीधा और सिंपल, जो मैं कहूँगा एक इलाज, एक तरीके से प्रोएक्टिव मेजर है। अगर आप साइकिलिंग करते हैं तो अंदर, जब आप खासकर हिल्स पे या जब आप थोड़ा सा उसमें एफर्ट लगा के साइकिलिंग करते हैं तो बॉडी की अपने आप हीट होती है बॉडी के अंदर में, वो अब बहुत एक इफेक्टिव होती है। और दूसरा, इम्यूनिटी के लिए बहुत ज़रूरी है साइकिलिंग। और आपका एनवायरनमेंट, जम्मू और कश्मीर, मैं कहता हूँ जम्मू डिवीज़न, कई ऐसे इलाके हैं जो कश्मीर से भी खूबसूरत हैं जहाँ तक लोग अभी पहुँचे ही नहीं हैं। रिजवान साहब, आखिरी सवाल आपसे ये जानना चाहूँगा कि जब आपको जम्मू कश्मीर लद्दाख के लिए पोस्टिंग हुई, कोई भय, डर? नहीं, मैं देखिए, मैं पहाड़ों से हूँ और जी जिंदगी में यहाँ मिलिटेंसी थी ना, मिलिटेंसी की बात। देखिए, हम अगर ये सारी चीज़ें बहुत आराम से देखिए, इसको बहुत लाइफ जो है आपकी मीनिंगफुल होनी बहुत ज़रूरी है। मुझे जो मौका मिला जुलाई से लेकर आज जिस मुकाम पे मैं आया हूँ, यहाँ पे आप लोगों का प्यार, इतना प्यार है कि मैं ज़िंदगी में, मुझे ना तो कुछ खोने को है ना कुछ पाने के लिए बहुत ज़्यादा वो है। आई हैव बीन, मैं जो कि बसूरी में पैदा हुआ, जिसको हिल से बहुत प्यार है, तो यहाँ अगर यहाँ के लोगों के लिए मैं कुछ भी कर सकता हूँ, क्योंकि यहाँ इतने ही अच्छे लोग, पीपल आर सो गुड, नॉट ओनली इन जम्मू बट कश्मीर एंड लद्दाख बोथ, हर जगह अच्छाई ही अच्छाई दिखाई दी है मुझे। तो ये लिमिटेड नंबर ऑफ पीपल, इफ दे आर मे बी, हमारा काम है कि हम अपना काम अच्छे से करें। हमारे को जो दायित्व ईपीएफओ ने और मेरे सेंट्रल पीएफ कमिश्नर जो सीपीएफसी साहब और हमारे अन्य उच्च अधिकारियों ने ये सोच के मुझे भेजा कि हम ईपीएफओ के लिए कुछ अच्छा काम करें, ईपीएफओ की इमेज ठीक हो यहाँ पे और हमारी सेवाओं से लोगों का भला हो। तो ये एक बहुत बड़ा मुकाम मैंने ऑलरेडी हासिल किया। अब मैं इसके अलावा, ठीक है, लाइफ का तो ये सब चीज़ें तो बहुत, इवेंचुअलिटीज़ हमेशा, मेरा एक स्टेटमेंट है, अनसर्टेनिटी इज ऑलवेज सर्टेन, सो नेवर माइंड इफ यू हैव टू ट्रैवल ऑन अ बैड रोड, टेक द फर्स्ट स्टेप बिलीविंग दैट अनसर्टेनिटी इज ऑलवेज सर्टेन। तो आपका नेक्स्ट स्टेप, नेक्स्ट जर्नी माइट बी ब्लिसफुल, अगला सफ़र बहुत। और मैं सच में इतनी खूबसूरत जगह जो मैं इमेजिन नहीं कर सकता था, मैं वो जगह देख आया हूँ जुलाई से लेकर अब तक। तो मैं बहुत बहुत आभारी हूँ सभी का जिन्होंने मुझे ये मौका दिया यहाँ पे काम करने का, अपनी टीम का और आप लोगों का, और खासकर जम्मू कश्मीर और लद्दाख के पीएफ सब्सक्राइबर और एम्प्लॉयर्स जिनके सहयोग से हम इस सफ़र को और आगे ले जाएंगे। रिजवान साहब, बहुत बहुत शुक्रिया आपका, थैंक यू वेरी मच। थैंक यू विनोद जी। तो दर्शकों, बने रहिए देश दुनिया की खबरों के लिए और मुझे दीजिए इजाज़त, नमस्कार।